अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है 12th फेल, इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है। आज सभी कहते हैं कि स्टूडेंट्स तो सबसे कमजोर हो गए, 2-4% मार्क्स कम आने में सोसाइटल केस नजर आने लगे। वो कहते हैं ध्यान करो, तनाव दूर हो जाए। तनाव जो है कुछ मायनों में बुरा नहीं है, तनाव न हो तो अच्छी चुनौतियों का लोग सामना न करें। सिमिलरली देयर आर सो मेनी स्टोरीज। हर सक्सेस के पीछे फेल्योर जरूर है, विदाउट फेलियर देयर इज नो सक्सेस। वर्ल्ड स्पिरिचुअल महोत्सव का आयोजन भारत सरकार ने किया। लोगों के बीच मेल जोल और आपसी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित ये महोत्सव मानवता के कल्याण की दिशा में अत्यंत सराहनीय प्रयास है। अभी रिसेंटली 14 से 17 मार्च और इसका होस्ट बना हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। हार्ट और माइंड रेजोनेट जब नहीं होते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। हार्ट विल नेवर मिसलीड यू। माइंड में एक अनजान IPS अधिकारी, और पहले वो मुझे इस तरह विनम्र भाव में मुस्कुराते हुए नमस्कार कर रहे हैं अपनी गाड़ी छोड़ के। बात तो कुछ है। हर हर महादेव और स्वागत है आप सभी का योग फॉर लाइफ वॉरियर्स में, योर वन स्टॉप पॉडकास्ट फॉर ऑल व्हाट्स हैपनिंग इन हेल्थ, हैप्पीनेस एंड योगा। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन से राम प्रदीप मिश्रा जी। सबसे पहले स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में प्रदीप जी। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू टुडे विद अस। नाइस टू सी यू। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपको और इस पॉडकास्ट को सुनने वाले मेरे सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार, हार्टी प्रणाम्स। तो अगर इस कॉन्वर्जेशन में हम आगे बढ़े प्रदीप जी, तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा ये जान के कि आपका जीवन कैसा रहा है। अपने बारे में कुछ बताइए हमारे यूजर्स को। मेरा जीवन एक सामान्य ही कह सकते हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के पहाड़ों पे हुई। हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा मेरी वहीं हुई। तो मैंने दुनिया बहुत कम देखी थी। पहाड़ों का जीवन बड़ा शांत होता है, नैसर्गिक होता है, प्रकृति के बड़ा करीब होता है। लगभग 15-16 साल तक तो हमने आपको ताज्जुब होगा जान के कि हमने पंखे भी नहीं यूज़ किए और ऐसी तमाम चीज़ें थी। एयर कंडीशन नहीं देखा, गर्मी क्या होती है नहीं जानते थे। लेकिन हायर सेकेंडरी के बाद हायर स्टडीज़ के लिए मुझे चुनना था। या तो मुझे हायर स्टडीज़ के लिए बंगाल में कलकत्ता जाना था या अपने गृह नगर होम टाउन वाराणसी के पास काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बड़ा नाम सुना था। BHU में एडमिशन लेना और वहाँ पढ़ना एक बहुत बड़ा क्रेज था उस वक्त। ये बात उन दिनों की है। हायर सेकेंडरी करके मैं आया और मैंने फिर BHU में मेरा एडमिशन हुआ। तो मेरा यहाँ आगे की पढ़ाई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन BHU में हुआ। और वही एक समय था जब मैंने काशी को अपने अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करी। मेरे दिमाग में मैंने जो पुस्तकों में पढ़ी थी काशी के बारे में, यहाँ के विद्वानों के बारे में, कवियों के बारे में, संगीतकारों के बारे में, घाटों के बारे में, पंडित पंडाओं के बारे में, सबसे ऊपर यहाँ का जो मणिकर्णिका घाट में जहाँ मोक्षदायिनी जो क्रिया होती है उसके बारे में बड़ी उत्सुकता थी। छात्र जीवन में अक्सर मैं चला भी जाता था उन घाटों पे। धीरे धीरे विश्वेश्वर मंदिर, महादेव, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाना होता था। शाम की आरती होती थी। हम बड़े ही सहज तरीके से तब बैठते थे। अभी तो कॉरिडोर बनने के बाद कुछ विशेष व्यवस्था हो गई है। मां अन्नपूर्णा देवी, काल भैरव, पंचगंगा घाट, सिंधिया घाट में नहाना पढ़ना, मतलब काशी को जिया हमने उसमें। ये लेट 70s की बात है। उसके बाद पढ़ाई पूरी होने के बाद PG करने के बाद BHU से मेरा PhD में रजिस्ट्रेशन हुआ और इन बिटवीन मेरा सिलेक्शन हो गया भारत सरकार में। तो मेरे गाइड थे देन बहुत ही विद्वान थे, डॉक्टर VB गिरी के स्टूडेंट थे। उन्होंने मुझे एक एडवाइस दिया, जॉब इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, बेटर यू ज्वाइन जॉब। और अगर शिक्षा में करियर बनाना चाहते हो तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैंने कहा चलो जॉब करके देखते हैं, एडवेंचर है। तो जॉब करने में चला गया और कुछ सालों बाद मेरा UPSC के थ्रू सिलेक्शन हो गया और बाद में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES कैडर में इंडक्ट हुआ। इस सर्विसेज में मैंने करीब 25 साल सर्विस की और भारत के विभिन्न प्रांतों, लगभग सभी स्टेट्स में मुझे जाने का मौका मिला। राज्य सरकारों के साथ काम करने का मौका मिला। और मैं बताता हूँ कि मेरा जो आध्यात्मिक पक्ष था वो कैसे ग्रोथ हुआ, उसमें कैसे जीवंतता आई। पढ़ते समय मेरा एक नैसर्गिक स्वभाव, जो मैंने बताया आपको कि गंगा के घाट, पंडित, दर्शन, मंदिर, ये सब दिमाग में चलता रहता था। जो जैसा कह दे, जैसे हर सोमवार को मंदिर जाना है विश्वनाथ जी, हर मंगल को संकट मोचन जाना है, शनिवार को बैठ के वहाँ हरि कीर्तन करना है,
करते थे, खूब करते थे और आनंद भी आता था, लेकिन कुछ उत्तर नहीं मिलता था। संकट मोचन के प्रांगण में एक संगीत समारोह होता था, अभी भी होता है। 3 दिन हम लोग बदहवास बिल्कुल 3 रात जागते रहते थे। वहाँ भी एक खिंचाव रहता था, एक शून्य का काल आ जाता था, सुनते सुनते ट्रांस में चले जाते थे और पता नहीं चलता था क्या हो रहा है मन में, लेकिन वो खोज जारी रही। सर्विसेज में आने के बाद सर्विस चैलेंजिंग थी, चुनौतीपूर्ण था, और काफ़ी सालों के बाद भक्ति और इस मंदिरों से जो मेरा लगाव था वो कम नहीं हुआ। पुस्तकें भी मैंने पढ़ी, कलकत्ता के बेलूर मठ में गया, वहाँ बहुत अच्छा लगा, वहाँ से आने को मन नहीं करता था। वहाँ से मैं कई पुस्तकें लाया, कई ऑडियो कैसेट्स लाए, रामकृष्ण जी को पढ़ा, विवेकानंद जी को पढ़ा, लेकिन वो एक छात्र जीवन था, बहुत अधिक समझ नहीं पाया। लेकिन ये समझ में आता था कि जीवन का ये उद्देश्य नहीं है जो हम जी रहे हैं, जीवन का उद्देश्य कुछ और है, लेकिन वो क्या है नहीं पता था। इसी भागम भाग में मेरी पोस्टिंग कानपुर में थी और एक हमारे मित्र थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बातें होती रहती थी, वो किसी संस्था से जुड़े थे। मैंने ऐसे ही एक बार उत्सुकतावश पूछा, आपकी संस्था में क्या होता है? उन्होंने कहा हमारे यहाँ ध्यान होता है। ये मेरे लिए पहला शब्द था, ध्यान। ध्यान में क्या होता है? बोले ध्यान में कुछ नहीं होता है, नथिंग टू डू, अनडू। ये कैसे होता है? उन्होंने मुझे कुछ पुस्तकें दी, आप पुस्तकें पढ़िए। पहले मैंने पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, कुछ एक किताबें पढ़ी जो इसी संस्था के मास्टर्स की लिखी थी। झारखंड के दौरे पे था मैं एक बार कहीं रांची के पास, और एक किताब मैंने पढ़ी, उसमें एक चैप्टर था व्यक्तित्व का विकास, पर्सोना, उन्होंने उसमें मीनिंग बताई थी। और पर्सोना को डिफाइन किया था कि पर्सोना मतलब होता है एक मुखौटा, यानी जो हम हैं वो हम नहीं दिखाना चाहते हैं। व्यक्तित्व में हम कुछ ओढ़ लेते हैं, कुछ एक्वायर करते हैं और वो हम दिखाते हैं। तो हमारा मूल जो व्यक्तित्व है उसको हम छुपा लेते हैं। ये बात मुझे क्लिक कर गई, मुझे कहा नहीं, मुझे मूल में ही रहना है। ये मुखौटा ओढ़ के मैं व्यक्तित्व की परिभाषा से फिर मैं खैर कई महीने बीत गए, और एक संडे की बात थी, ऐसे ही अप्रैल का महीना था, और उनका संडे को मेरे पास फ़ोन आता है कि मिश्रा जी किताबें आपने कुछ पढ़ी? मैंने कहा जी मैंने 2-3 किताबें पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनका अगला सवाल था कि आप सिर्फ पुस्तकें ही पढ़ेंगे या इसमें कुछ करेंगे भी? मैंने कहा नहीं, मैं करना चाहता हूँ। क्या करना है बताइए? बोले अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज संडे है, हम लोग एक ग्रुप सत्संग करते हैं, उन्नाव जगह है, कानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर आश्रम है, आप यहाँ आ सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं आ सकता हूँ। वो एक क्लिक था, मैंने अपना स्कूटर उठाया, मेरे साथ मेरी श्रीमती जी भी थी, हम दोनों पहुँचे। रास्ते में उन्होंने मुझे गाइड किया और बताया कि आपका इंतज़ार एक यहाँ ट्रेनर हैं, वो कर रहे हैं, आपसे वो मुखातिब होंगे, आपको कुछ बताएंगे। जब हम पहुँचे तो उनका ग्रुप सत्संग खत्म हो चुका था, 10 बजे का समय था, और वो जो ट्रेनर थे वो एक सीनियर IPS ऑफिसर थे। इसकी जानकारी मुझे वहाँ जाने में पता चली, और वो अपनी गाड़ी में लगभग बैठने वाले थे। मुझे देर हो गई थी, वास्तविकता ये थी। तो मेरे मित्र ने जाकर उनके कान में कहा कि जिनकी प्रतीक्षा हम कर रहे थे वो आ गए हैं। तो वो IPS महोदय उतरे अपनी गाड़ी से, मेरे सामने आए और बड़े ही विनम्र स्वभाव में उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर सबसे पहले नमस्ते किया। अब सोचिए, मेरे लिए एक चमत्कार था। उत्तर प्रदेश में पुलिस सर्विस में, जो कि एक इगोइस्टिक सर्विस मानी जाती है, एक अनजान IPS अधिकारी, और पहले वो मुझे इस तरह विनम्र भाव में मुस्कुराते हुए नमस्कार कर रहे हैं अपनी गाड़ी छोड़ के। तो कहते हैं ना कि वेल स्टार्ट इज हाफ डन। नहीं, ये इस बात तो कुछ है इसमें। जब पुलिस अधिकारियों का ये रवैया है तो आम जीवन तो निश्चित तौर पर इससे भी आगे जा सकता है। तो मेरे अहंकार को एक बहुत बड़ी चोट लगी वहाँ, और मैं वहाँ अपने आप को बड़ा ही वो मानने लगा कि नहीं, मुझे अंडर एसेस नहीं करना चाहिए था किसी के बारे में। तो उल्टा वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपके पास अगर कुछ समय हो तो हम बैठें? इनका बिल्कुल, मैं इसीलिए आया ही हूँ। फिर हम बैठे वहीं उस प्रांगण में, आश्रम था, एक सेंटर था उनका, मेडिटेशन सेंटर, बहुत सुंदर बना है उन्नाव में। तो मैंने जानना चाहा बहुत कुछ, एक क्यूरियस माइंड था। उन्होंने एक बात कही कि बताने को तो बहुत कुछ है, आपने बहुत कुछ पढ़ा भी है, आइए कुछ देर बैठकर अनुभव करते हैं, उसके बाद बातें करें। चलिए बैठते हैं। उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा, आप अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और ईश्वर को अपने अंदर माने एक दिव्य प्रकाश के रूप में। आपका जो भी ईश्वर हो, एबव कास्ट, ग्रीड एंड रिलीजन,
अच्छी बात लगी, क्योंकि मैं ऊब गया था रिचुअल्स और कर्म कांडों से, करता तो बहुत था। उन्होंने ये बात करी कि आपको कुछ नहीं करना है, बस इस भाव को लेकर बैठ जाना है, बाकी हम साथ में ध्यान करें। करीब 35-40 मिनट का वो सत्र था और वो टाइम चेंजर था मेरी लाइफ का। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में तो नहीं बता सकता कि मुझे क्या अनुभव हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो चमत्कारिक था। मतलब वैसा अनुभव मैंने अब तक के जीवन में कभी नहीं किया था। क्या हुआ मुझे, मैं कहाँ था, क्या मेरे ऊपर बीत रहा था। जब उन्होंने कहा बस कीजिए, आंखें धीरे धीरे खोलिए, तो आंखें खुली, तो मुझे लगा एक शांत झील में किनारे में बैठा हूँ। कुछ देर हम शांत रहे, फिर उन्होंने बताया आगे कि ये एक अभ्यास है और इस अभ्यास को जो शुरू करता है उसे इसी तरह 3 दिन बैठना होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बाकी 2 दिन आपको और आना। मैं बिल्कुल आऊँ। फिर लगातार हम 2 दिन उनके यहाँ और गए। कानपुर से उन्नाव, उनके ऑफिस और रेजिडेंस वहीं था उनका, जैसे कि SSP थे शायद उस समय। और उन्होंने मुझे ध्यान कराया और उन्होंने बताया। तो इस तरह मेरी यात्रा शुरू हुई और लगभग 2 हफ्ते के बाद उनका एक दिन फ़ोन आता है कि मैं आपसे मिलने आपके घर आ रहा हूँ। ये मेरे ऊपर दूसरा आक्रमण था, बिना किसी तैयारी के। और ऐसे मतलब इतने बड़े अधिकारी हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। कैडर सर्विस हमारी लेकिन टेक्निकल थी। का मोस्ट वेलकम आइए। छुट्टे ही उनके साथ हमारे प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा देखिए आप कुछ तैयारी मत कीजिएगा, बहुत सिंपल खाना है, बिल्कुल सादा खाना है, हम लोग लंच करेंगे आपके साथ। वो आए और उस दिन मेरी खुल के उनसे बात हुई और मैंने पूछा ये क्या है, कैसे है। तब उन्होंने बताया कि ये रामचंद्र मिशन इसका शुरुआती नाम है। इसकी स्थापना की थी रामचंद्र जी ने अपने गुरु के नाम पे, जो फतेहगढ़ के थे। रामचंद्र मिशन ने ये 1945 में शुरू किया और इसके अंतर्गत अष्टांग योग के 7वें चरण ध्यान से हम शुरू करते हैं। बड़े संक्षेप में उन्होंने बताया। उनका बाकी के 6 चरण कहाँ जाते हैं, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करी थी मैंने भी। बाकी के चरण आप जब धीरे धीरे ध्यान में गहराई में उतरेंगे तो आपके जीवन में वो गर्भित हो जाएगा, इम्प्लाइड हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आप एक एक स्टेप को अगर अभ्यास करेंगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान पे कैसा संभव है? उनका बिल्कुल है। आप 3 माह करके देखिए, फिर हमें बताइए। अपनी नोट्स बनाते लिखते। मैंने किया 3 माह में मेरे अंदर तो सबसे बड़ा मैंने चेंज महसूस किया कि मेरी स्वीकार्यता बढ़ने लगी, एक्सेप्टेंस, जो कि प्राय सर्विसेज में नहीं होता है। अगर हम एक अच्छी पोजीशन में हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, तो हमें लगता है कि मैं ही सही, सामने वाले को मुझे किसी न किसी तरह गलत साबित करना ही। ये एक अहंकार सर्विसेज हमें देता है। इस चीज़ का समापन होने लगा। नहीं, अगर मैं सही हूं तो मुझसे सामने बैठने वाला मुझसे ज़्यादा सही भी हो सकता है। अगर मैं बुद्धिमान हूं तो वो विद्वान भी हो सकता है। ये एक स्वीकार्यता आने लगी और मेरा काम आसान होने लगा। फिर मैंने बड़े शिद्दत से इस अभ्यास को शुरू किया। इसके 3-4 स्टेप हैं, आगे बातों में चर्चा होगी तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये मेरी शुरुआत थी आध्यात्मिक यात्रा की, अध्यात्म में घुसने की। इसके पहले मैं एक धार्मिक रीति रिवाजों और कर्मकांडों से होकर निकला था, जो कि इसका बेस बना है। नहीं प्रदीप जी, आपने जिस तरीके से अपनी बातों को समझाया और आपने जो एग्जाम्पल्स भी दिए, मुझे लगता है कि वो एग्जाम्पल्स बहुत रिलेटेबल थे। रिलेटेबल क्योंकि ये सब तो चीजें इंसान अपनी डेली दिनचर्या में भी देखता है, और जिस तरीके से आपने उन्हें वर्ड में फ्रेम किया, मुझे लगता है कि इससे, इस चीज से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छा। मतलब अगर इस कॉन्वर्जेशन की शुरुआत इतनी बेहतरीन तरीके से आपने करी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि और आगे हम लोग क्या क्या बात करेंगे। तो जब आपने शुरुआत के 3 माह इसको मतलब अपने डेली के रूटीन में ध्यान लगाने को जब पूरा इनकलकेट कर दिया आपने 3 महीने तक, तो आपने बोला कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस सबसे पहले आ गया था, कि आप चीजों को एक्सेप्ट करने लगे थे जिस तरीके से वो है। जी, पहली चीज एक्सेप्टेंस है। अच्छा। उसके बाद मेरी थोड़ी ह्यूमिलिटी बढ़ी। मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट लाइफ में भी मैं बड़ा कुछ गुस्सैल, एरोगेंस टाइप का था और जल्दी बातों को सहमत नहीं होता था। कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी नाम था इस तरह का। वो छवि मेरी नष्ट होने लगी, अपने आप धूमिल होने लगी।
और मुझे जब ह्यूमिलिटी की, क्योंकि जब मैं मिलता था इस मिशन के लोगों से, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे शुरुआती दौर में ही ऐसे लोग मिले। जैसा कि मैंने बताया, मैं ऑल इंडिया सर्विसेज में था, तो मुझे विभिन्न प्रांतों में जाना पड़ता था। तो मैं जहाँ भी जाता था उस केंद्र को ढूंढता था, उस केंद्र के ट्रेनर से या किसी जो अभ्यास करने वाले उसके अभ्यासी कहे जाते हैं उनसे संपर्क करता था। तो अब जो भी समय काम के अतिरिक्त होता था मेरा उसमें व्यतीत होता था। अन्यथा इसके पूर्व क्या था कि जब हम फ्री होते थे शाम को तो घूमने टहलने जाते थे, मॉल्स में फिल्में देखना, जो कि आम शौक होते हैं। अब उधर से मन धीरे धीरे एक नैसर्गिक रूप से हटने लगा। अब लगता था कि वो टाइम वेस्ट हो रहा था, और इस तरह मेरा ये परिवार और मेरा दायरा बढ़ने लगा। और राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, गुड़गांव, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, तमाम स्टेट से मैंने बताया, बहुत लोग से मैं जुड़ा हूँ, वो हमसे जुड़े हैं, और हमारी चर्चाएं, बातें होती हैं। और इस अभ्यास के जो फायदे हैं वो हम आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है। एक चीज और है, जैसे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने हार्टफुलनेस के बारे में काफी कुछ पढ़ा। तो जी। प्रदीप जी, मुझे ये लगा कि हार्टफुलनेस ध्यान लगाने को, मेडिटेट करने को सिर्फ एक कैजुअल एक्टिविटी नहीं समझता है ये एक जीवन जीने की शैली, एक तरीका है जिसको अगर इंसान अपने साथ लेकर चले तो वो अपनी जिंदगी को एक हॉलिस्टिक वे में ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकता है। मुझे एक चीज पूछना है, जब कोई भी मेडिटेट करना शुरू करता है, ध्यान लगाना शुरू करता है, तो ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं जो मतलब आपने भी सुनी हो या फिर आपको खुद आई हो जब आपने पहली बार ध्यान लगाना शुरू किया था? ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि ध्यान के पहले सत्र में जब हम बैठते हैं या कभी भी किसी भी पद्धति से कोई भी ध्यान करता है तो सबसे पहले आक्रमण होता है उसके ऊपर आने वाले विचारों का। यानी मन जो है एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता है। जब मन केंद्रित नहीं हो पाता है तो लोग कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, और ये बिल्कुल नहीं करना। कंसंट्रेशन जो है मेडिटेशन का रिजल्ट तो है, लेकिन कंसंट्रेशन एक प्रयास नहीं। कंसंट्रेट करके हम जब शुरू करते हैं मेडिटेट करना तो एक तरह का तनाव पैदा हम अपने ऊपर करते हैं, सर भारी हो जाता है, सर दर्द होने लगता है, और अगले कुछ ही मिनटों में हम ये छोड़ देते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ कई केसेस में हुआ। मुझे याद आती है घटना, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। चंडीगढ़ में मैं एक बार था, तो जुडिशियल सर्विसेज में एक बड़े अच्छे ओहदे पे एक थे, जस्टिस सीनियर काउंसिल थे वो। तो हमारे मित्र के यहाँ हम लोग का ध्यान सत्र चल रहा था, वो आए, उन्होंने पूछा आप लोग क्या कर रहे थे? तो हमारे मित्र ने बताया, तो यार मैंने बड़ी कोशिश करी, बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं तो 2-2.5 मिनट से अधिक कहीं टिक नहीं पाता हूँ। तो उनका आप बैठो, ट्राई करो। वही बात आई। तो जब वो बैठे मेरे साथ तो 25 से 30 मिनट का हमारा सत्र बिल्कुल साइलेंटली गया, और ध्यान से उठने के बाद उन्होंने कहा कि तो पहली बार मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ, इसका क्या वजह है? तब मैंने इसकी उनको वो बताई, इसकी यूनिकनेस क्या है कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन में एक यौगिक ट्रांसमिशन का फ्लो ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। इसका ट्रांसमिशन तो अंग्रेजी शब्द है, इसका सही उच्चारण ये ट्रांसलेशन नहीं है, प्राणाहुति शब्द है संस्कृत का ही। और ये प्राणाहुति प्रकृति की या स्रोत की वह प्राकृतिक ऊर्जा है जिसको कभी ऋषि पतंजलि या बताते हैं कि राजा दशरथ के 72 पीढ़ी पूर्व इसका आविष्कार हुआ था और बीच में एक खो गया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि रामचंद्र जी थे इसके संस्थापक, उन्होंने इसकी खोज करी और इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई इन द सेंस कि अब ये फैमिली लाइफ में भी हम इसको कर सकते हैं। नहीं, ध्यान करने के लिए लोग प्रायः कहते थे जंगल में जाओ, पहाड़ों पे जाओ, फैमिली लाइफ के लिए नहीं है ये। लेकिन उन्होंने इसको साबित किया कि फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को अगर हम बैलेंस करके जिए तो हमारा लाइफ एक ही बिल्कुल हॉलिस्टिक और फ्रूटफुल, यूजफुल जीवन हमारा होगा। जैसे पक्षी के 2 पंख हैं, अगर एक पंख से उड़ना चाहे तो वो सफल नहीं हो पाता, संबंध नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम सिर्फ भौतिक जीवन को अपना लक्ष्य, टारगेट मानकर जीते हैं तो कुछ दूर तक तो हम चलेंगे, कुछ दूर तक हमें अच्छा भी लगेगा, फिर स्थिति आएगी फेडअप हो जाएगी। ऑन कंट्रारी अगर सिर्फ अध्यात्म और धर्म और इसमें चलेंगे, वहां भी स्थिति आएगी। तो इन दोनों को बैलेंस करना, लाइक 2 विंग्स ऑफ ए बर्ड। और फिर देखिए उड़ान। तो अगर आपका भौतिक जीवन एक स्पिरिचुअली गाइडेड हो तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो
अभूतपूर्व रूप से अलग होंगे, एक सामान्य और एक गाइडेड वाले। तो जब उन्होंने इस चीज़ को महसूस भी किया और एक्सेप्ट भी किया तो फिर उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने कहा ठीक है, ये प्राणाहुति की शक्ति थी जिसने मुझे आधे घंटे रोका, मुझे कुछ पता नहीं चला। ये है इसका। विचारों का आना सबसे बड़ा इसमें बाधा है, और ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि उसको रोकना है, उसके साथ लड़ना है, झगड़ना है, बिल्कुल नहीं। इस ध्यान की सबसे बड़ी विलक्षण बात यही है कि आपको अनडू की दशा में बैठ जाना है। डू तो मैंने हम सब कुछ करते ही रहते हैं दिन भर, कुछ नहीं करते तो सोचते ही कम से कम, तो वहां पे कुछ नहीं करना। लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे तो मन तो शांत रहेगा नहीं, वो तो चलेगा ही और आपके अंदर तमाम तरह के विचारे लाएगा। अब यहाँ इसका एक साइंटिफिक पहलू है। ध्यान हम करते हैं, कोशिश करते हैं सब कॉन्शियस में जाके ध्यान करने को। जैसे ना माइंड के 3 स्टेजेस माने गए हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। कॉन्शियस लाइफ में हम जी रहे हैं, जैसे ही ध्यान में बैठते हैं प्राणाहुति की शक्ति हमें सबकॉन्शियस की तरफ खींचता है, चेतना हमें बाहर की तरफ खींचती है। इन दोनों की रस्साकसी में हम पड़े रहते हैं, अपने आप वहां सरेंडर कर देना। धीरे धीरे प्रैक्टिस से जो विचार आ रहे हैं उनको अटेंड नहीं करना है, आने दीजिए, आएंगे, उनके साथ लड़िए मत, उनके साथ बिल्कुल जबरदस्ती मत कीजिए। कल्पना कीजिए कि आकाश में बादल उड़ रहे हैं, अपने आप निकल जाए, उलझना नहीं हो। अगर किसी आती हुई विचार के प्रति आपने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की तो एक कहानी बनती चली जाएगी, एक स्टोरी बनती चली जाएगी। कुछ थॉट आया तो हम ऐसे रिएक्ट करते, तो हम ऐसे करते, तो वो ऐसे करता, एंड यू फिर आप अपने उस मूल उससे हट गए। तो ये सबसे बड़ी बाधा होती है, और इसका उपाय यही है कि बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। वेटिंग स्टेज में अपने आप को सिर्फ एक विचार लेते हुए बैठ। ये बाधा तुरंत दूर नहीं होती है, पेशेंस रखना होता है, और धीरे 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 जैसे जैसे हम इसकी प्रगाढ़ता में जाते हैं, इसके अंदर जब डूबते हैं तो हमें इससे छुटकारा मिलने लगता है, फिर वो अपने आप आना लगता है। आपने जो बात कही प्रदीप जी, ये मुझे तो लगता है कि ये सत्य है। पर इसमें ना एक और क्वेश्चन, अगर मैं एक और पहलू जोड़ूं तो वो ये हो जाता है, जैसे आज के युग में लोगों की ना लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट पेस हो गई है। लोग मतलब सबका एक रूटीन हो जाता है कि 7 बजे उठना है, 8 बजे से ये काम करना शुरू कर देना है। वो अपने आप को खुद से बिजी रखना चाहते हैं दिन भर। आप इसका अगर एक एग्जांपल भी लूं मैं, तो बच्चे ही होते हैं, किड्स होते हैं, उनको ऊपर इतना प्रेशर होता है कि आज ये पढ़ाया जाएगा, आज इस चीज की क्लास है, आज इस चीज का टेस्ट है, आज ये एग्जाम है, कल ये टेस्ट है, मुझे अच्छा करना है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। ये सब चीजें, ये सब फैक्टर भी तो उन सब में कहीं ना कहीं ऐड ऑन हो जाती है। तो इसीलिए मतलब अगर किसी के दिमाग में इतना कुछ है सोचने को, तब भी तो कहीं ना कहीं से कुछ परेशानी आती है। तभी तो दैट इज द रीजन कि वो एक समय अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पाते हैं। बहुत ये उम्दा सवाल है। दरअसल होता क्या है कि सारा कुछ खेल है माइंड का, मन का। जी। नॉर्मल लाइफ में हम वही करते हैं जो हमारा मन हमसे करता है, और हम चर्चा कर रहे हैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन में। तो जैसा आपने भी इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हासिल की है कि हार्टफुलनेस का सब कुछ हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट और माइंड रेजोनेट जब नहीं होते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। हार्ट विल नेवर मिसलीड यू, माइंड में कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। हार्ट का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। आप सोचिए एक मिनट के लिए, कोई भी ऐसा काम जिसको नहीं करना चाहिए था, करते समय मन कहेगा हाँ कर दे, सभी कर रहे हैं, तू भी कर दे। हार्ट क्या कहेगा? करना तो नहीं चाहिए, तुम्हारी मर्जी। तो वो जो हमारे आसपास का सरकमफरेंस होता है उसके अधीन हम वो कार्य कर देते हैं, और माइंड की वहां सुनते हैं, हार्ट की नहीं सुनते हैं। तो अगर हम जिस दिन हार्ट की सुनना शुरू कर देंगे, हार्ट बेस्ड हमारी सारी एक्टिविटी होने लगेगी, गाइडेड फ्रॉम हियर, तो देखिए वो धीरे धीरे मन हमारा गुलाम बन जाएगा। इस ध्यान का सबसे बड़ा पर्पज यही है कि मन को नियंत्रित नहीं करना बल्कि नियमित करना। नियंत्रित करेंगे तो बर्स्ट कर जाएगा। मैं साइंस का स्टूडेंट तो नहीं हूं, लेकिन ये मुझे आइडिया है कि शायद लाइट की स्पीड 1.75 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या कुछ ऐसा है, समथिंग। जी हाँ, जी। और बताते हैं कि माइंड की से 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स। तो क्या किसी में इतनी काबिलियत है कि इतनी तेज गति से चलने वाले इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सके?
उसके साथ जबरदस्ती होगी तो बस करेगा। हार्टफुलनेस मेडिटेशन आपके उस गति को धीमे धीमे कम करके फोकस करता है, और मन को नियमन कहते हैं, रेगुलेट करना। जैसे पंखे की स्पीड हम रेगुलेट करते हैं 5 से 4, 3, 2, 1 एंड 0, सेम थिंग इज फुल स्पीड पंखा है, कुछ नहीं कर सकते। तो आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, माइंड का फोकस्ड न होना, केंद्रित न होना, एक साथ कई विचारों को लेकर चलना, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, ऑफिसर्स हो, बिजनेसमैन हो, घरेलू गृहिणियां हो, कोई भी वर्ग समाज का जो है, आपके सामने एग्जाम्पल है। और आज से ज्यादा नहीं, 2-3 डिकेड पहले हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं थे, तो माइंड थोड़ा हमारा फोकस्ड रहता था। पढ़ाई में बच्चों का मन फोकस्ड रहता था, जॉब में लोगों का मन फोकस्ड रहता था, बिजनेस। अभी ऑप्शन बहुत हो गए, तो उसको हमें धीरे धीरे कम करना है। प्रदीप जी, आपने जो बात कही कि जितने भी सारे एग्जांपल्स तो मुझे लगता है हम खुद भी देख सकते हैं, और ये बहुत अच्छी इंसाइट है, जिस तरीके से हम चाहें तो देख सकते हैं। पर इसमें ना एक एलिमेंट आ जाता है, जैसे जब इंसान ना कंस्टेंटली, जैसे आपने जो बताया कि हम लोग को दिमाग को नियंत्रित मतलब एक प्रकार से कंट्रोल में नहीं करना है, उसे लेट गो करना है, उसे कंट्रोल में मतलब उस तरीके से, अगर आप उसे और बेहतर तरीके से समझा सके तो। माइंड को कंट्रोल करना, जैसा कि मैंने बताया, एट ए टाइम पॉसिबल भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। उसको धीरे धीरे हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है। और माइंड को रेगुलेट करने के लिए हमें किसी अभ्यास की जरूरत पड़ती है। ठीक है, करत अभ्यास जन एक पुराना दोहा भी है। पत्थर पर जब रसरी के निशान से दाग पड़ जाते हैं, ये तो मन है, तो मन को रेगुलेट करने के लिए क्या करें हम? इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा अपने इस संरचना पे। हमारी इस संरचना के 3 आयाम होते हैं। एक तो हमारा स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, जिसमें एक्सपेंशन के चांसेस लगभग नहीं है, थोड़ा बहुत है। मतलब मेरी हाइट 6 फीट है, तो मैं बहुत ही वर्जिश करूं, जिम जाऊं तो 6.5 कर सकता हूँ। जी, सही वेट मेरा अगर 60 किलो है, मैं 80, 90, 100 तक ले जा सकता हूँ। ये एक इसकी लिमिटेशंस जी। ये स्थूल शरीर है। दूसरा है हमारा कारण शरीर, कैजुअल बॉडी, कारण शरीर, जिसको आत्मा कहा गया है, जिसकी वजह से हम यहाँ हैं। और एग्जिस्टेंस इज दैट, ड्यू टू दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैजुअल बॉडी, कारण शरीर। ये बिल्कुल परिशुद्ध है, विशुद्ध है, इसमें कुछ भी बदलाव संभव नहीं। हाँ, इसके ऊपर लेयर्स पड़ते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये बिल्कुल शुद्ध है, ओरिजिनली रहता है। जी हाँ। तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। अब आता है सबसे इफेक्टिव, हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के कंपोनेंट है 4: मन, बुद्धि, अहंकार। ये तीनों मिलके हमारे चित्त को अफेक्ट करते हैं, कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करते हैं। कॉन्शियसनेस क्या है? चेतना। चेतना क्या है? सिंपल शब्दों में देखें तो डिग्री ऑफ अवेयरनेस। हम किसी भी चीज के बारे में कितने जागरूक हैं। इसका उदाहरण अगर बहुत सरलता से देना है, तो किसी भी गली के फर्स्ट फ्लोर पे एक मकान में खड़े होकर देखें, तो गली के एक सिरे से दूसरा सिरा जहां तक निगाह जाएगी, और वो बिल्डिंग अंदर 18 मंजिल की है, 20 मंजिल की है, टॉप पे चले जाए तो आपको कितना दूर दिखेगा? आदमी वही है, आंखें वही है, जगह वही है, लेकिन उसका जो चेतना का स्वरूप बढ़ गया। कैसे बढ़ा? ऊपर जाने से। ऊपर जाते जी। तो इसलिए कहा गया कि हॉरिजेंटल जो ग्रोथ है हमारा, 10,000 फीट के बजाय वर्टिकल अगर 1 इंच भी ज्यादा है, वो बहुत कीमती है। तो जैसे जैसे हम चेतना के विस्तार में ऊपर जाते हैं, तो हमारा मन जो है, मैंने बताया मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों परिशुद्ध होते जाते हैं। अहंकार कोई खराब चीज नहीं है। बुद्धि हमारी इंटेलेक्ट में बदल जाती है, विजडम आ जाता है। और माइंड जो है हमारा, जो कि अनकंट्रोल्ड है, बहुत ही डिसऑर्डेड है, बहुत ही फोकस्ड नहीं है, वो धीरे धीरे फोकस होने लगता है। तो जब इस तरह के सकारात्मक रिजल्ट आने लगते हैं, तो उसी तरह चेतना का विस्तार होने लगता है। तो चीजों को समझने का नजरिया हमारा बदलने लगता है। मैंने बताया ना कि मैंने तो सिर्फ एक व्यक्ति से 5 मिनट की मुलाकात में मेरी सारी उसने वो बदल दी। जी हाँ। वो ये है इसका मतलब कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम कुछ विस्तार कर सकते हैं, तो सूक्ष्म शरीर का कर सकते हैं। और कहां तक कर सकते हैं? अनंत, इनफाइनाइट, कोई सीमा नहीं।
जैसा कि रिकॉर्ड बताते हैं या जैसा लोग जानते भी हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो चेतना का विस्तार था लगभग 16 से 18% था डेमोग्राफिक उसमें। और डेमोग्राफी। उस महान स्वामी की आप वो देखिए, 16 से 18% के विस्तार में वो कहां से कहां पहुंच गया 39 साल की उम्र तक में से। तो हम कितनी चेतना का विस्तार अपना कर पाते हैं? इट इज अनलिमिटेड। आप जितना करते जाए, जितना करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। समस्या वही है, अंदर से कितना हम क्लीन होते हैं, कितना प्योर होते हैं, कितना सिंपल होते हैं। नेचर अट्रैक्ट्स नेचर। तो इस मेडिटेशन से सबसे बड़ी चीज यही हासिल होती है। और फिर इसमें बहुत तमाम चीजें आती हैं। आज की लाइफ की जो चैलेंजेस है ना, उससे सबसे बड़ा चैलेंज है स्ट्रेस का, तनाव का। ये एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है। वो कहते हैं ध्यान करो तनाव दूर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके पहले ये समझना होगा कि तनाव है क्या। सबका अलग अलग तनाव है ना। बच्चों का अलग तनाव है, हमारा अलग तनाव है, गृहिणियों का अलग तनाव है, बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियन का, सेना का, वगैरह वगैरह। तो तनाव जो है कुछ मायनों में बुरा नहीं है। यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस, इसको माना गया ना, एक सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। नकारात्मक तनाव, जी। अगर सकारात्मक तनाव न हो तो अच्छी अच्छी चुनौतियों का लोग सामना न करें। एक छात्र अगर थोड़े से तनाव में रहेगा, सकारात्मक तनाव में, नेगेटिव साइड नहीं, पॉजिटिव साइड, उसके मॉडल रोल कुछ और हो, उसके मेहनत करने का जज्बा और हो, उसका जुनून, किलिंग इंस्टिंक्ट अलग हो, उसकी उपलब्धि। और ऑन द अदर साइड अगर एक ऐसा छात्र है जो नेगेटिव स्ट्रेस में जा रहा है, उसका रिजल्ट, तो तनाव क्या हो गया एक तरह से, द वे वी रिस्पॉन्ड। प्रॉब्लम इज सेम, रिजल्ट, बट फॉर दैट रिजल्ट हमारा जो वे है रिस्पॉन्ड करने का अलग अलग है। एक का है पॉजिटिव, एक का है नेगेटिव। उसी तरह का तनाव भी होगा। तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तनाव को दूर नहीं होगा, ये आपको रिस्पॉन्ड करने का एटीट्यूड बदल जाएगा। जब एटीट्यूड बदल जाएगा तो आपका जो इमोशनल बर्डन है वो अपने आप कम हो जाएगा। जो इमोशनल बैगेज जिसको हम कभी देखते नहीं है, कभी उसकी कल्पना भी नहीं करते हैं, बट इट इज विथ अस। वो इससे उठाएंगे तो हमें लगेगा हमने 10 पाउंड उठाया हुआ है, लेके चल रहे हैं, लेकिन उस इमोशनल बैगेज का क्या होता है? तो ये है डिटॉक्स, जो है आपका स्ट्रेस डिटॉक्स है, फियर डिटॉक्स है और एंगर डिटॉक्स है। ये तीनों आज की तारीख में बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं। आगे हार्टफुलनेस पे जब हम बात करेंगे इसके एक्टिविटीज पे, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, एक चीज और है जो मुझे लगा कि जैसे आपकी ये बातें, मुझे लगता है ये हर पीढ़ी के लोगों को सहायता दे सकती है। साथ ही साथ बहुत अच्छे इंसाइट्स हैं ये। बट एक चीज है, जैसे जब ना लंबे समय तक जब इंसान इस तनाव के साथ ना रहने लग जाता है, तो वो एक बर्न आउट स्टेट में चला जाता है। उसको उसके जितने एक्शंस होते हैं, उसको किसी भी चीज के प्रति लिए गए उसके डिसीजंस होते हैं, वो उसको लगने लगता है कि ये फ्रूटफुल नहीं हुआ, ये गलत वे में हो गया। वो नकारात्मक चीजों को ज्यादा आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और पकड़ लेता है। आपने बताया ना कि वो डिसीजन ठीक से नहीं ले पाता है। जी हाँ। डिसीजन क्यों नहीं ठीक से ले पाता है? क्योंकि उसके पास विकल्प बहुत है, क्लैरिटी कम है। झील के शांत पानी और एक कलकल बहती नदी का आप कंपेयर कर लें, दोनों में बेहतर कौन सा लगता है देखने में, सुनने में, महसूस करने में? झील का शांत पानी। कोई भी चाहेगा कि मेरा मन इसी तरह शांत हो जाए, इतना शांत हो जाए कि झील के तह में कुछ अगर है तो दिखाई देने लगता है, तो तुरंत डिसीजन ले सकता है कि यस द बॉटम इज दिस। लेकिन तेज बहती हुई नदी में अगर बॉटम देखना चाहे, नहीं देख सकते। सेम थिंग इज विथ आवर माइंड। इसके पीछे रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन है, वो है हमारा एलिमेंट ऑफ फियर। अगर उस एलिमेंट ऑफ फियर के साथ हम डिसीजन ले रहे हैं, देन इट विल ऑलवेज कंफ्यूज। और उस एलिमेंट ऑफ फियर को माइनस करके क्लियर होके उसके इनपुट्स को अच्छे से समझ के ले रहे हैं, तो हमारा डिसीजन बहुत ही क्लियर होगा। अब इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण तो भगवत गीता में ही है। इन सारे का जड़ जो है उसमें है ना, वही चैप्टर 2 में है, शायद श्लोक 62 या 63 है। उसका मैं खाली चीज बता देता हूं कि जब जो हमारे ऑर्गन्स है ना, इंद्रियां है ना, इंद्रियों से प्रभावित होकर हम कोई चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है? डिजायर्स आते हैं। काम कहा गया उसको,
और जब डिजायर्स पूरे नहीं होते हैं तो एंगर आता है। एंगर में हमारी जो है मनस्थिति छिन्न भिन्न हो जाती है, वही झील में कंकड़ डाल दिया, पानी बिखर गया। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा स्मरण शक्ति, इंटेलेक्ट, विजडम सब कुछ डिल्यूट हो जाता है और भ्रमित हो जाता है। जब भ्रमित हो जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारी बुद्धि उस समय कुछ भी डिसीजन ले सकता है। द ग्रेट एपिक महाभारत इसका ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। उसके कैरेक्टर्स को अगर हम देखें और उन सबके लिए गए डिसीजंस को देखें, इट विल ऑल एक्सप्लेन। जो उसमें नायक थे उन्होंने जो डिसीजन लिए, और जो उसमें महानायक थे जो डिसीजन लिए, और कुछ उसमें ऐसे थे जिन्होंने नेगेटिव साइड में जाकर डिसीजन लिए। उनके सामने यही समस्या थी, उनकी डिजायर्स, उनकी इंद्रियों से सम्मोहित हुई वासनाएं मतलब इच्छाएं, और फिर उनका मति का भ्रम होना, मति का भ्रम होने के बाद क्रोधित होना, और क्रोध में मन तो अशांत हो ही जाता है, और जब मन शांत होगा तो निर्णय गलत होगा। तो वो चीज हमारे लाइफ में भी है। एक स्टूडेंट से लेके और कहीं भी चले जाइए, अगर हमें डिसीजन लेना है तो सबसे पहले अपने माइंड को स्टैब्लिश करना होगा। अब इसका साइंटिफिक पहलू अगर आप देखें, इसका टेस्ट किया गया, तो ये जो ईईजी पैटर्न है ना, जो एक टेस्ट होता है मानसिक, जो मन की फ्रीक्वेंसी है उसको मापते हैं उस पे किसी बैरोमीटर पे, उसके वेव्स को बताते हैं, तरह तरह के नाम दिए गए हैं, जैसे कि गामा है, बीटा है, अल्फा है, थीटा है और डेल्टा, ये 5-6 तरंगे हैं। इन सब की अपनी अपनी एक रेंज भी होती है। तो साइंटिफिक रिसर्च में आया कि जब आदमी बहुत एक्टिव होता है, बहुत जागरूक होता है, बहुत जागृत अवस्था में होता है, तो उसके माइंड की फ्रीक्वेंसी 30 से 120 हर्ट्ज तक चलती रहती है। ईजी की रिपोर्ट है, जो ऐसे ऐसे आते हैं ना कर्व्स। फिर अगर जब वो सामान्य बातचीत होता है, थोड़ा नॉर्मल होता है, बहुत एक्साइटेड नहीं होता है, तो घट जाता है, और वो 13 से 25-30 तक है, शायद 13 से 30 हर्ट्ज पे। उसके बाद भी आता है जब वो एक रिलैक्स मोड में होता है, ऑफिस से घर आए, सारा टेंशन खत्म, आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं, तो हर्ट्ज और घट के कम हो जाता है। ऐसे लोगों का लिया गया है, ग्रुप ऑफ पीपल पे इस तरह के टेस्ट किए गए थे। फिर होता है कि नींद में चले गए, आराम के बाद खाना खाने में चले गए। अब नींद में भी अगर साउंड स्लीप है, डीप स्लीप है, एक जो है डिस्टर्ब स्लीप है ना, तो उसके भी 2 स्पीड मिलेंगे आपको। एक का मिलेगा आपको थीटा और एक का मिलेगा डेल्टा। सबसे कम डेल्टा का होता है, वह डीप स्लीप, इट इज 0.5 to 3। ये साइंटिफिक तथ्य है। अब मजे की बात कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल पे ये जब सर्वे किया गया जो इमीडिएट हार्टफुलनेस मेडिटेशन करके उठे और उनका इजी पैटर्न देखा गया, इट वाज सेम 0.5 to 3। इट मींस दे वर इन द मोस्ट काम स्टेटस। तो सोते हुए गहरी निंद्रा में तो आप कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन उस अवस्था को जागृत अवस्था में आप अगर एक्वायर कर लेते हैं तो सोचिए आप क्या कर पाएंगे। आप कुछ भी हो, किसी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स की दुनिया से लेके किसी भी स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, इवन हमारे जो सैनिक हैं वो कैसे अपने आपा बैलेंस करते हैं, कुछ न कुछ पीछे साइंटिफिक रीजन है। वो गवर्न होते हैं अपने उस मनोदशा से। वो मनोदशा उनको उस लेवल तक ले आती है कि देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ माइंड, मतलब उसका हार्ट है 0.5 से 3 रहता है, तो चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो उनके ऊपर कोई खास असर नहीं। ये सबसे बड़ा फायदा है। और ये फायदा जो है आप आज की तारीख में हार्टफुलनेस मेडिटेशन का हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं, एक स्कूल से लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तक, कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट में आपको इसमें यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, मेडिकल साइंस में, सब इसको फॉलो कर रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स में तो इनवेरिएबली इसको लोग ले रहे हैं, क्योंकि वहां इसकी सख्त जरूरत है। चाहे किसी भी तरह के जो ट्रेनिंग हो, चाहे पुलिस ट्रेनिंग हो, बैंकिंग सर्विसेज की हो, टेक्नोक्रेट की हो, आईपीएस आईएएस की हो, सिविल सर्विसेज की हो, तमाम। ये एक इसका मैंने आपको साइंटिफिक पहलू बताया। ये तो विषय बड़ा लंबा है, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया कि आप अगर आप गामा तरंगे में रहते हैं और या तो आप बिल्कुल डेल्टा में रहते हैं, तो आपकी अचीवमेंट्स क्या होंगे। डेल्टा मींस यू आर इन द स्टेट ऑफ 0.5 to 3 मेगाहर्ट्ज। जब समुद्र में लहरें आती है ना, बहुत तेजी से उठती हैं, लेकिन उनकी जो डेप्थ पता है आपको, सिर्फ एक आधा फीट से 1 फीट ही होता है। उसके नीचे सागर बिल्कुल शांत होता है। वही दशा हमारी, हम ऊपर ही ऊपर उबल रहे हैं, इसलिए इसकी जरूरत है। इट इज अ नीड ऑफ द आवर।
प्रदीप जी, जो मुझे लगा आपका जो उदाहरण था ये अच्छा था, एक झील का और एक नदी का। पर आज के युग में, आज का जो युग हो गया इतना फास्ट पेस हो गया है कि नदी ज्यादा बेहतर मुझे लगता है कि एक नॉर्मल आदमी को दिखा सकती है, कि उसके पास भी कई सारी चीजें फ्लो में आती जाती है कि आपको अभी ये करना है। एक प्रोजेक्ट उसने खत्म कर दिया, तुरंत दूसरा प्रोजेक्ट उसे दे दिया जाता है। तो इस अवस्था में इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने दिमाग को एक जगह स्टेबल रखना, शांत रखना। आपने जैसे बताया कि डेल्टा अल्फा उस पर्टिकुलर मेगा हर्ट्ज के एक रेंज में रहना, तो वो एक बर्न आउट स्थिति में जब वो कोई भी एक डिसीजन लेता है तो ज्यादातर वो खुद देखता है कि वो एक गलत मतलब वे में जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर काम का प्रेशर ज्यादा है और उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, दो बातें हैं। कभी कभी होता है काम का प्रेशर है और उसके लिए हम तैयार हैं, एक्शन का जो रिएक्शन है वो सिंक्रोनाइज हो रहा है, फिर वहां प्रॉब्लम नहीं है। जब ये दोनों दो डायरेक्शन में हो जाती हैं तब प्रॉब्लम होती है। अब मैं अपना एग्जांपल बताऊं, जब मैंने ये स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, तो मेरे सामने भी फाइल्स आती थी, बड़ा प्रॉब्लम रहता था, और बताया कि कुछ हमारी वर्किंग ऐसी थी कि डिफरेंट स्टेट्स को डील करना पड़ता था और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वर्किंग है। तो ऐसे में मन कभी कभी बहुत व्यथित और बड़ा ही चिंता और एग्जाइटी में चला जाता था कि क्या डिसीजन लें, ऐसे करें कैसे करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस प्रैक्टिस ने मुझे इस काबिल बनाया धीरे धीरे कि वो धीरे धीरे मुझे उछाल जो था समुद्र वाला स्लो होता गया, डाउन होता गया। और अब जो ज्ञान है ना, भौतिक ज्ञान, इस ज्ञान को जब आप अनुभव में बदलेंगे, उससे होकर जब गुजरेंगे, तो क्या मिलेगा? एक तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और हम सेंसिटाइज होंगे। जब सेंसिटाइज जब हो जाएंगे, हम उस अनुभव को हम महसूस करने लगेंगे, किसी भी ज्ञान, किसी भी नॉलेज को, किसी भी फील्ड के नॉलेज को। जैसे मेडिटेशन ही था, जब तक पढ़ते रहेंगे, चाहे पूरी किताबें पढ़ जाए, कुछ नहीं होना। जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था, मैं इसलिए आप सबको बताता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बताया, बात कोई नहीं करी, आइए बैठिए, लेट्स स्टार्ट। एंड इट वाज, ये क्या कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट था। हो सकता है बातें सुन के हम बड़े वो होते, फैसिनेट होते, अच्छा लगा सुनने में उसके बाद हम चले आते, कुछ मिलता नहीं। लेकिन जो चीज मिली, तो उसी तरह जब जब हमारा इमोशनल वो धीरे धीरे इनरिच होता है, जब हम ज्ञान को अनुभव में लेते हैं और अनुभव को जब हम एक्सपीरियंस को जब हम उसमें लेते हैं अपने, उसको क्या कहते हैं आपका, इंट्यूशनल पावर कह सकते हैं इसको। किसी भी काम करने का या एक सामान्य में भी एक इंट्यूशनल पावर होती है, जिससे सामने वाले को देख के आप उसको जज करने लगते हैं, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विथ हिम, वो कुछ चिंतित है, वगैरह वगैरह। तो मेरे साथ अपने काम को लेके हुआ, मेरी जब ये सेंसिटिविटी डेवलप हुई, उस एक्सपीरियंस, देखिए पहला हो गया नॉलेज, एक्सपीरियंस, सेंसिटिविटी एंड देन इंट्यूशन। इन चारों डॉट्स को जोड़ दीजिए आप। जब चारों डॉट्स को जोड़ देंगे तो इंट्यूशनल पावर बढ़ गया। इंट्यूशनल में हुआ कि अपने आप फिल्टर होकर लगता था कि द प्रॉब्लम इज समवेयर हियर अमंग ऑल 8 to 10 फाइल्स में, वो फाइल खींची जाती थी। आगे चल के ये स्थिति हुई कि पलट रहे हैं, देख रहे हैं, ये अपना प्रोफेशनल पहलू बता रहा हूं मैं, नॉट मैंने उसका जो साइड इफेक्ट है ये। और जहां मैं रुक जाता था, जरूर वहां कोई प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे फिल्टर करने में बड़ी आसानी हुई। नहीं, उसके लिए मुझे अपने पूरे स्टाफ को लगाना पड़ता था, ये बना के लाओ, वो बना के लाओ, कहाँ काम, वो अपने आप जैसे कि सेंसर से दिखता रहता था। जब प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया तो सोल्यूशन तो निकल ही जाता है। ये सबके लिए उपयोगी है ये। अगर आपका सेंसिटिविटी बढ़ता है, आपके इंट्यूशनल पावर बढ़ती है, तो आपका कितना अच्छा फील होगा। लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा पहले उस एक्सपीरियंस में। वो एक्सपीरियंस क्या है? हाउ टू मेडिटेट, है ना। तो ये अगर कर लेंगे तो चाहे डिसीजन मेकिंग हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे एंगर हो, इन सब पे आप धीरे धीरे अपने आप कब्जा कर लेंगे। इसका बहुत ही वाइड रेंज है, एक एक करके लेंगे, चाहे एक साथ लें। आप क्यों ना हम जड़ पे हिट करें, अगर उसके हम रूट पे हिट करते हैं तो ऑल द सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स में बी सॉल्व, not by taking one by one. So regulate your mind, fix your mind, be calm and quiet, then take the decisions. आपकी ये बात मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा सही है, इंसाइटफुल भी है, और लोगों के लिए जो लोग एक डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे वो छोटे डिसीजन हो या फिर बड़े डिसीजन हो अपने जीवन के। पर कभी कभी प्रदीप जी, ये देखा जाता है कि सब इंसान कोई भी एक डिसीजन लेता है,
कोई भी छोटे से बड़ा, अपने परिवार के प्रति या फिर अपने कार्य के प्रति इंस्टेंटली तुरंत के तुरंत उसका एक फ्रूट नहीं मिलता है। कभी कभी इंसान अगर कोई भी एक डिसीजन लेता है, उसको उस डिसीजन को खुद में सही मान के आगे बढ़ते रहना होता है। ऐसा बहुत चीजों के लिए होता है, उसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी इंसान जब सही डिसीजन भी लेता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी और घबराहट होती है, क्योंकि उसका रिजल्ट उसे फर्स्ट प्लेस पे दिख नहीं रहा होता है। इसका अगर हम लोग एक एग्जाम्पल दे छोटा सा, तो जब हमने योग फॉर लाइफ शुरू किया था, तो योग फॉर लाइफ शुरुआत के कुछ दिनों में हमने जैसा सोचा था उस तरीके से फ्रूटफुल नहीं हो पाया था। तो हमें भी मन में घबराहट और एंजाइटी थोड़ी सी होती थी कि क्या ये सही मार्ग है जहां पे हम बढ़ रहे हैं। तो इस बारे में अगर चर्चा करें तो, कि कैसे इंसान का उसके एंजाइटी को कैसे रोके, इंसान कैसे अपने अपने को सही से समझे कि यही मार्ग है जहां पे हमने अपने आप को डिसाइड किया है, यही वो मार्ग है और यही सही मार्ग है। देखिए, जब रिजल्ट अपने हिसाब से नहीं आता है ना, तो लगता है कि हमने जो डिसीजन लिया था वो गलत हो गया। ठीक है, लेकिन अगर साइंस में कहा जाता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ है। बट स्पिरिचुअलिटी में क्या है, एक बीज का अगर बीजारोपण हुआ तो उससे हजारों पेड़ पैदा हो सकते हैं, वो भी तो रिएक्शन है। ये है नेचर और वो था साइंस। तो अगर हमने कोई काम किया है तो व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट इट, वॉट एवर द रिजल्ट में कम। आपकी भगवत गीता में हमारे क्या मूल सिद्धांत यही है, उसको हम अलग अलग तरीके से समझते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इट इज नॉट लाइक दैट। फल तो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ेंगे, हमारा उसके प्रति प्रतिबद्धता बढ़ेगी, तो हमारा डिसीजन मेकिंग भी चेंज होगा। तो अगर आज हमने कोई डिसीजन लिया और इंस्टेंट रिजल्ट उसका हमें सही नहीं मिला, तो हम निराश हो जाते हैं। मेडिटेशन मेक्स यू स्ट्रेंथन हाउ टू फेस फेल्योर। और आज की तारीख में ये सबसे जरूरी हमारे यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के उन लाखों नौजवान युवतियों के लिए जो एक छोटे से फेल्योर को फेस करने में टूट जाते हैं। तो अगर अपने माइंड को इतना स्ट्रेंथ बना दें कि दे आर रेडी टू फेस द फेल्योर। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है 12 फेल, इससे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है। हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सर्विसेज में आना है 12 फेल स्टूडेंट का, तो वो तो सब उससे नहीं जानते थे। उनका इंटरव्यू वगैरह भी बहुत लोगों ने देखा सुना होगा, शायद फिल्म भी बनी है उस पर। सिमिलरली देयर आर सो मेनी स्टोरीज। हर सक्सेस के पीछे फेल्योर जरूर है। विदाउट फेलियर देयर इज नो सक्सेस। कहते हैं ना कि बुनियाद जो है सक्सेस की फेल्योर पे ही होती है। लेकिन उस फेल्योर को एक्सेप्ट करना डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पे। या तो हम बिखर जाते हैं या उसी को इस्तेमाल करके हम उससे और मजबूत बुनियाद बनाते हैं। तो मेरा ये जो अनुभव है, मेरा इस हार्टफुलनेस मेडिटेशन के थ्रू कि हाउ टू फेस फेल्योर। आज सभी कहते हैं कि स्टूडेंट्स तो सबसे कमजोर हो गए हैं, 2-4% मार्क्स कम आने में सोसाइटल केस नजर आने लगे। व्हाट इज दिस? आज से 20-30 साल पहले ऐसे नहीं होते थे। 55-60% रिजल्ट में तो मोहल्ले में लड्डू बढ़ते थे। आप देखिए, तो बच्चों को या जो भी इससे मतलब अनभिज्ञ हो, इसको जानना चाहिए कि रिजल्ट इज नॉट एज पर आवर। इसीलिए कहा गया है कि डोंट बी जजमेंटल। जजमेंट लेने वाला कोई और है, आपका काम है इनपुट देना। इनपुट जाएगा तो आउटपुट तो आना श्योर है, और आउटपुट वैसा ही आएगा जैसा कि इनपुट की क्वालिटी हो। इस चीज को एक्सेप्ट करने में कभी कभी बहुत वक्त लगता है, और जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपके सामने चुनौतियों का जो है फिर कोई मायने नहीं रहता है। सफलताएं कदम चुनती हैं, समस्या वहीं तक रहती है जब तक हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमने ये लगाया तो तुरंत आ जाए। आज हमने 10,000 लगाया तो हमारे 10 करोड़ मिल जाए तुरंत, ऐसा नहीं आएगा। इट विल टेक टाइम। दूसरा पहलू है योगा कर्मशु कौशलम। अपने कार्य में कुशलता लाएंगे, वही योग है। योगा फॉर लाइफ आपके इंस्टीट्यूट है। व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ योगा? इफिशियंसी इन योर वर्क, 100% परफेक्शन की टारगेट रखना है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। कहां जाएगा? योगा को भी हम समग्र कहां लेते हैं? बहुत से अभी दिमागों में या मनों में ये बैठी हुई बात कि योगा मीन्स ओनली सम फिजिकल एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम के हैं, कुछ आसनास हैं। इट विल मेक अस, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था कि आवर बॉडी फिट।
फिजिकल बॉडी को हमारे बिल्कुल फिट रखेगा एंड इट इज वेरी एसेंशियल। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होगा। लेकिन अगर मन स्वस्थ ना हो और शरीर स्वस्थ है, उसी तरह मन तो बहुत स्वस्थ है, शरीर किसी काम का नहीं, उठ नहीं पा रहे हैं। तो योगा क्या है कि होलसम, संपूर्ण है वो। योगश्च वृत्ति निरोधा का मतलब कि सारी वृत्तियों का निरोध ही योग है। वृत्तियां क्या है? वन वे इटसेल्फ जज। क्या उसको छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, वो धीरे धीरे समय उसको बताएगा। सीखा हुआ ज्ञान कभी नहीं काम आता, अनुभव से ही आता है। तो यहाँ वो है कि मतलब आप फल की चिंता करो या ना करो, फल तो आएगा ही। योगा कर्मसु कौशलम का फॉर्मूला अपनाना है उसको। ये तो बहुत ही अच्छा है। इन द रिसेंट टाइम प्रदीप जी, मैंने ये भी देखा है कि पीपल आर वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स, वो लोग ना स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को तो एड्रेस करते हैं, अध्यात्म के तो पास आना चाहते हैं, बट रिलीजन, धार्मिक चीजों से थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं। आपके हिसाब से ये शिफ्ट क्यों आ रहा है? देखिए, किसी चीज को कहीं कोई छोड़ना नहीं है। ये मैं कह सकता हूं कि रिलीजन में आप बाहर ढूंढते हैं, स्पिरिचुअलिटी में वही चीज आप अंदर ढूंढते हैं। अच्छा। रिलीजन इज ए बिलीफ, एक श्रद्धा है, एक आस्था है, एक विश्वास है, ठीक है, एक गाइडलाइन है, लिविंग लाइफ है, गाइडलाइन। लेकिन इनको पाने के लिए जो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? अंदर की ओर यात्रा करनी पड़ेगी। प्रत्याहार जो छठवां स्टेप है राजयोग का, अष्टांग योग का, प्रत्याहार मीन्स अंदर की ओर आना। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिलीजन हमारा बेस है। रिलीजन हमारा बेस जरूर है, लेकिन क्या हम बेस पे ही रहना चाहेंगे? क्या उसको हम उड़ान नहीं भरेंगे ऊपर? तो गलत फहमी वही है। न कुछ छोड़ना है, न कुछ अपनाना है। अपने आप समझ में आता जाएगा कि अब बेस से हमको अपनी उड़ान भर के कहाँ जानी है, तो उस बेस को तो छोड़ना पड़ेगा। एक पुरानी कहानी भी है कि नाव में कुछ लोग गए नदी से, तो आगे का यात्रा उतर के पैदल जाना था। उसमें से एक यात्री को उस यात्रा इतनी आनंददायक थी, इतना मनोहारी था कि वो नाव से उतरना ही नहीं चाहता था। बाकी 3 लोग उतर के चले गए, चौथा कहा कि नहीं, मुझे तो यही आनंद है, ठीक है। तो उसकी आगे की यात्रा रह गई। द सेम थिंग इज विथ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। रिलीजन इज योर बेस, ये आपको उसके प्राथमिक सोपान से अवगत कराता है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है क्या? साइंस ऑफ सोल। तो सोल की जो साइंस है वो तो अनंत है, इनफाइनिट है। असांच जीर्णाम यथा विहाय नन्यानि सन्याति नवानि देहि। जब आत्मा अमर है तो उसकी यात्रा भी अमर है। तो ये डिफरेंस जो है इस कंफ्यूजन में होता है, कुछ छोड़ना नहीं। आपका मन खुद। आप ये बताइए कि हाई स्कूल की डिग्री लेने के बाद एक बार यूनिवर्सिटी चले गए तो क्या लौट के फिर आना चाहेंगे हाई स्कूल में? और बिना हाई स्कूल के आप यूनिवर्सिटी में जा भी नहीं सकते। तो दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। ये कोई कहे कि नहीं, बिना ये डिग्री लिए मैं सीधे जंप लगा जाऊंगा, इम्पॉसिबल। और वहां पहुंच के फिर से मैं प्राइमरी पढ़ूंगा क्योंकि स्कूल बड़ा अच्छा था, टीचर्स बड़े अच्छे थे, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। आपको तो आगे बढ़ते जाना है। तो दिस इज द वे। जैसे जैसे आपका गहरे पानी में उतरेंगे वैसे अच्छी किस्म के मोती मिलते जाएंगे। अगर हम इस कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़े तो प्रदीप जी, एक चीज और है जो मैंने खुद भी पर्सनली बहुत बार सुनी है। ये है कि समटाइम्स लोग अपने मन से कुछ और कहना चाहते हैं, बट कभी कभी वो बातें कुछ और कह देते हैं। कितनी बार होता है लोग कॉन्वर्जेशन करते हैं कि उन्होंने किसी को छल कपट में कुछ बोल दिया, उसके बाद में जब उनको उस बातों के लिए आगाह कराया जाता है तब वो बोलते हैं कि मेरा वो तर्क नहीं था उस बात को कहने के प्रति। तो ये बहुत क्यूरियोसिटी वाला मेरा पॉइंट होता है कि आज के युग में, इन द करेंट मॉडर्न टाइम, ये चीजें ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोग अपने मन की बातों को ज्यादा बेटर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। कि ये जानना चाहूंगा, ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण इसका वही जो शुरू में चर्चा एक बार हुई थी, लैक ऑफ क्लैरिटी। जब मैं खुद ही स्पष्ट नहीं हूं कि मुझे आपसे क्या कहना है, तो निश्चित तौर पे जो मेरे स्टेटमेंट्स होंगे वो डेविएट करते रहेंगे। कुछ कहने के बाद मुझे पछतावा होगा, कुछ कहते समय ही पछतावा हो जाएगा, बीच ही में ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए था। और कुछ कहने के पहले ही पता चल जाता है कि गलत बोलने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी बोल दिया। 3 स्टेजेस हैं। लास्ट स्टेज है विजडम वाला,
सॉरी फर्स्ट स्टेज कहने के पहले ही जब मुझे पता है कि इसका जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल नहीं होना है, तो मैं क्यों आगे बढ़ूं? इसीलिए कहा गया है कि से व्हाट यू मीन, से व्हाट यू मीन एंड मीन व्हाट यू से। इस पे मनन करें लोग, अपने आप सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। जेनरसिटी ऑफ हार्ट, अगर दिल खुला है तो आप वही बात कहेंगे जो आप कहना चाहते हैं, सामने वाला वैसे ही सुनेगा जैसे आप कहना चाहते हैं। जब अगर ये से व्हाट यू मीन एंड मीन व्हाट यू से में कहीं डिफरेंस होगा तो ना आप अपनी स्पष्ट बात बता पाएंगे, और जब स्पष्ट बात आप ही नहीं है तो स्पष्ट समझेगा भी नहीं। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन स्किल का आज के युग में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन स्किल पे हमारे यहाँ बहुत से कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं हार्टफुल कम्युनिकेशन के नाम से, एंड कुछ तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, मुझे ज़्यादा वो करना नहीं है। बहुत ही उपयोगी है, ये बहुत ही उपयोगी है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इसको फॉलो कर रहे हैं, 8 हफ्ते का ऐसे कुछ ऐसे है। तो ये आपकी प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व होती है। अगर हम लोग किसी और चीज के बारे में बात करें, तो जब मैं पढ़ रहा था हार्टफुलनेस के बारे में, तब मुझे पता चला अबाउट द ग्रेट बिगेस्ट मेडिटेशन, लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कान्हा शांति वनम। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइडिया कैसा था, किसका था, and कैसे इसका एक एक करके फाउंडेशन आगे बढ़ाई गई। चलिए इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज का, क्योंकि ये सारी बातें जो हमारी और आपकी हुई हैं, इनको फॉलो करने के लिए आदमी कहाँ जाएगा अगर वो इंटरेस्टेड है तो जैसा कि मैंने बताया कि 1945 में शाहजहांपुर में श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना हुई। एक छोटे से जिला कहिए, कस्बा कहिए, जो भी था। और 45 के बाद ये बढ़ता गया। इसके पहले मास्टर थे, गाइड थे, उनका नाम था महात्मा रामचंद्र, उन्हीं के नाम से था ये। उनके गुरु भी थे महात्मा रामचंद्र, वो फतेहगढ़ के थे, सिमिलर नेम। तो उन्होंने अपने गुरु के नाम पे ये संस्था की शुरुआत की और ये ध्यान के माध्यम से लोगों की सेवा करनी शुरू करी। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और इसकी विस्तार होता गया। उनके एक बहुत ही योग्य शिष्य आए, उनका नाम था पार्थसारथी राजगोपालाचारी। ही वॉज फ्रॉम साउथ तमिलनाडु। उन्होंने इस संस्था को अपने मास्टर के साथ, अपने गाइड के साथ पूरी दुनिया में फैलाया, नॉट ओनली इन इंडिया। लगभग 120 से 25 देशों तक इसको ले गए। और अबव कास्ट एंड ग्रीड, जैसा मैंने बताया, कि ऐसे देशों में भी इसके लोग प्रैक्टिशनर बने, जैसे कि सऊदी अरब से लेके आपका यहाँ पे अफगानिस्तान है, ईरान है, दुबई है, तेहरान है, अफ्रीका है, यूरोप है, अमेरिका है, जो भी कोई ऐसा जो देश ना हो इम्पोर्टेंट हो, ना बच्चा हो। और धीरे धीरे इनकी एक्टिविटीज बढ़ती गई। पार्थसारथी राजगोपालाचारी साहब जो थे 2014 में, अच्छा ये सब लोग फैमिलियर लाइफ में थे। एक यूनिक चीज बताऊं मैं आपको, महात्मा रामचंद्र भी एक फैमिली लाइफ में थे, उनके बच्चे थे, परिवार था। राजगोपालाचारी जी का भी परिवार था और टीटी के ग्रुप के वो बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट तक गए। उसके साथ उन्होंने ये काम फैलाया किया, कहीं से कोई इनको दिक्कत नहीं आई। 2014 के बाद फिर इसकी कमान संभाली उन्होंने। उनके जो सक्सेसर बने, इनका नाम है कमलेश जी पटेल जी, जिनको आजकल प्यार से लोग दाजी कहते हैं। और रिसेंटली इस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए राष्ट्रपति ने उनको पद्म विभूषण का पुरस्कार भी दिया है। ये उन मास्टर्स की एक कल्पना थी, एक सपना था कि एक ऐसा संस्थान बने हिंदुस्तान में, भारत में, जहां लाखों लोग एक साथ मेडिटेट करें और मानवता जाति का कल्याण हो। जेनेटिक एपिडेमिक, जेनेटिक म्यूटेशन का कार्य, वंशानुगत जो एक चला आ रहा है परंपरा, उसमें परिवर्तन का कार्य शुरू हो चुका था। तो दाजी ने इसको शुरू किया 2015 में। हैदराबाद एयरपोर्ट से बंगलोर हाईवे पे लगभग 25-30 किलोमीटर दूर एक गांव था। उस 1400 एकड़ जमीन बंजर जमीन थी, बिल्कुल मिट्टी था, वहाँ कुछ नहीं था, एक पेड़ भी नहीं था। 2015 में हम लोग जब वहाँ गए थे, टेंट में लगा के वहाँ पे पहला सेशन हुआ था। और आज 2023 में वहाँ पे लगभग 7 लाख पेड़ लगा दिए गए हैं। तेलंगाना का वाटर लेवल ऊपर आ चुका है, लाखों पेड़ वहाँ है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल, वहाँ 1 लाख लोग अंडर वन रूफ मेडिटेट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली 14 से 17 मार्च एक वर्ल्ड स्पिरिचुअल महोत्सव का आयोजन भारत सरकार ने किया और इसका होस्ट बना हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। इसमें दुनिया के तमाम देशों से लगभग 300 संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स, विभिन्न मतावलंबी, विभिन्न धर्मों से, विभिन्न मतों से, विभिन्न संप्रदायों से एक मंच पे आए। ये एक अभूतपूर्व घटना थी भारत के इतिहास में। ये अभी रिसेंटली मार्च में हुआ है। और वहाँ पे जो एक्टिविटीज हैं,
कि इस मेडिटेशन जो जड़ है इसका, जो इसका मेन वर्क है, इसकी वजह से जो रिजल्ट्स और इफेक्ट्स आ रहे हैं, इसके साथ हम लोगों ने वहाँ पे जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उसमें कई कनेक्ट हम लोगों ने किया। जैसे कि स्कूल कनेक्ट स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं, यूनिवर्सिटी कनेक्ट है, विलेज कनेक्ट है, कॉर्पोरेट कनेक्ट है, गवर्नमेंट कनेक्ट है, मेडिकल साइंस में, एग्रीकल्चर में हार्टफुलनेस ट्रेनर्स और वॉलंटियर्स कनेक्ट करते हैं, जाते हैं। लास्ट ईयर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 44,000 गाँव में ये मेडिटेशन कराया। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट संस्थाएं भी सामने आई, हार्टफुलनेस के वॉलंटियर्स भी गए, और वहाँ गांव-गांव में एक जागरण सा हो गया। उसमें उनको ध्यान के साथ उनके कुछ आर्थिक उसके भी जानकारी दी गई, कैसे उनका जीवन जो है वो पंख की तरह दोनों बैलेंस करके चलें, कैसे उनका आर्थिक स्वरूप बदले, किस खेती से किस तरीके से इस्तेमाल करके उनका वो बदलेगा, तो उनको बड़ा फायदा हो रहा है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बहुत बड़ी जगह दी है हार्टफुलनेस को इस तरह का पेड़ लगाने के लिए। तो इस तरह के तमाम कोर्सेज वहाँ चल रहे हैं, ट्रेनिंग क्लासेस चल रही हैं। कौशलम एक ट्रेनिंग है जो कि सीनियर IAS और IPS ऑफिसर्स के लिए दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफिसर्स को नॉमिनेट करके वहाँ भेजती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से बहुत से साइंटिस्ट एवरी ईयर जाते हैं। भारत में बहुत से ऐसी जो पौधे थे जो कि लुप्त हो रहे थे, उनको सर्वाइव किया गया और वहाँ साइंटिस्ट जाके सीख रहे हैं। एबव ऑल अभी बच्चों के लिए स्कूल स्टार्ट किए गए हैं, अच्छी वहाँ स्कूलिंग हो रही है, बहुत ही पायस और बहुत ही होलिस्टिक वे में, बहुत ही तरीके से ये सब मूवमेंट चले हुए हैं। वाराणसी में भी इसका एक सेंटर है, सारनाथ के पास, वो एरिया ही पूरा स्पिरिचुअल है, वहाँ भी लोग मेडिटेट भी करते हैं। बच्चों के लिए एक कोर्स है ब्राइटर माइंड का, मैं थोड़ा सा इसके बताना चाहूँगा। ब्राइटर माइंड का कॉन्सेप्ट ये है कि सीखने की प्रवृत्ति बच्चों में ज़्यादा तेज पाई जाती है, अप टू 15 ईयर्स, इसलिए इसका रखा गया लिमिट। कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि ईश्वर प्रदत्त कुछ ऐसी दुर्भाग्यवश कोई एक अंग किसी का नहीं होता है। जैसे हमारे 5 अंग हैं, 5 इंद्रियां हैं, उसमें सबसे तेज 60% कैप्चर करता है आई साइट, आंख। आई साइट, जी ठीक। दुर्भाग्यवश किसी का आंख ना हो तो उस आंख का काम कौन करेगा? ब्राइटर माइंड में एक ऐसी स्किल्ड और स्पेशल ट्रेनिंग है कि बच्चों के आंख पे पट्टी बांध दी जाती है, वो किताब पढ़ लेते हैं, कलर बता सकते हैं, नोट का नंबर पढ़ सकते हैं। वो उनका जो अदर ऑर्गन्स जो है, सब्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स जो है, उसको डेवलप करने की एक प्रक्रिया है। उसकी मदद से एक के एब्सेंस होने के बावजूद उनके क्वालिटी और इफिशियंसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका असर कहाँ आ रहा है? ये तो आंख वाले बच्चे कर रहे हैं ना, पट्टी बांध के, लेकिन उनका कंसंट्रेशन लेवल अप टू 15 ईयर्स इतना तेज हो जा रहा है कि अगर उसको ठीक से फॉलोअप करें, अपने आप को उसमें ढालते रहें, तो आगे चल के एक बहुत ही कामयाब इंसान बनेंगे, कुछ भी बने, किसी भी फील्ड में जाए। तो इस तरह के कई कोर्सेज भी हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट चला रहा है। एंड एबव ऑल टू रेगुलेट द माइंड, बीइंग पीसफुल, स्ट्रेस फ्री लाइफ, फियर डिटॉक्स, एंगर डिटॉक्स, स्ट्रेस डिटॉक्स से अपने आप को दूर करके अपने मन का मालिक बनाने का काम जो है मेडिटेशन किसी भी पद्धति से करता है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन में प्राणाहुति का एक एडिशनल जो सप्लीमेंट है वो सबसे यूनिक है। ये प्राणाहुति जो है एक यौगिक ऊर्जा है जो कि इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ट्रेनर के सामने जो साधक बैठता है उसको ये सोर्स से ट्रांसमिट होकर उसको ट्रांसफर की जाती है। तो ऑल ओवर ग्लोब में, पूरी दुनिया में लगभग इसमें 18 से 20 हजार ट्रेनर्स हैं, अभी वो तैयार हो रहे हैं। एंड दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कुछ भी मैंने आपको बताया, इसमें से किसी भी चीज़ के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कोई भी चाहे ही मे ज्वाइन एट एनी टाइम, 3 सिटिंग्स लेके अपनी मेडिटेशन को स्टार्ट करें। आउट ऑफ 24 आवर्स अगर वो 1 घंटा सिर्फ अपने इस होलसम डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए देना चाहे, तो उसके रिजल्ट्स बड़े ही फ्रूटफुल हैं। हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग फॉर मेडिटेशन। और इसका दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है ज़्यादा, वो है क्लीनिंग पार्ट। क्लीनिंग क्या, ये भी छोटा सा एक परिचय मैं दे दूं। क्लीनिंग ऑफ इंटरनल सिस्टम। अभी तक हमने क्लीनिंग सुनी थी, कपड़ों की, शरीर की सफाई वगैरह सुनी थी, हम साफ होकर चमकते हैं। लेकिन जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट प्रोसेस या बिहेवियर की वजह से जो इकट्ठा होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, we don't know from very childhood or even for past life, if we believe in Hindu mythology, पास्ट लाइफ के भी कुछ उसमें संस्कार होंगे या कुछ ऐसे होंगे, वो सब इकट्ठा है, वो क्लीन कभी हम नहीं करते हैं।
बट इन दिस हार्टफुलनेस मेडिटेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है, स्किल्ड प्रोसेस है कि डेली शाम को 20 से 25 मिनट बैठ के जो भी आपके दिन भर का थॉट प्रोसेस की वजह से, बिहेवियरल एक्सपेक्ट की वजह से जो इमोशनल बैगेज लेके घर आते हैं वो उसी दिन क्लीन कर देते हैं। उससे फायदा आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है, नेक्स्ट डे आप बड़े अच्छे रिफ्रेश हो जाते हैं। जैसे साफ कपड़े पहन के जाते हैं तो कैसा फील करते हैं, उसी तरह अगर हम फ्रेश और एनर्जाइज होकर अगर हम जाते हैं अपने काम पे तो कैसा फील करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट डे के मेडिटेशन सेशन के लिए हम बिल्कुल अपने अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं, हमारे अंदर कुछ रहता नहीं है। लेकिन जो पास्ट था उसकी सफाई तो हुई नहीं है, डेली का डेली तो हम कर रहे हैं। तो इसके लिए ट्रेनर से एक रेगुलर इंटरवल पे कांटेक्ट करके वो क्लीनिंग का काम करते हैं। ये सारा सिस्टम ही क्लीनिंग बेस्ड है। अंदर के जो हमारे ग्रॉस रूट में इम्प्रेशंस हैं, इम्प्रेशंस कैसे बनते हैं, किसी चीज से जब हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं, वहां पे टिक जाते हैं तो एक तरह से अपनी छाप बना लेता है। और उस छाप को जब हम नहीं साफ करते हैं तो संस्कार बन जाता है। तो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, प्रभावी दोनों तरह से होंगे। ये दो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक मॉर्निंग मेडिटेशन एंड इवनिंग क्लीनिंग। इसके बाद एक प्रेयर का एक कॉन्सेप्ट है, वो आगे जब उसमें पढ़ता है तो पता चलता है, वो छोटा सा प्रोसेस है। तो इस तरह ये काम चल रहा है और पूरे देश में, पूरे दुनिया में हार्टफुलनेस ट्रेनर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एंड वन शुड ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा न लगे तो इसको करते ही रहिए। आप 3 महीने इसको कोशिश करें, और सही बताऊं मैंने भी ऐसा कोई नहीं पाया कि जिसने 3 महीना ऑनेस्टली एज पर रिकमेंडेड प्रोसीजर से किया हो और उसने छोड़ दिया हो। तो देना क्या है, ओनली योर विलिंगनेस एंड टाइम, नथिंग एल्स। और इससे मिल क्या रहा है, वो सब कुछ जो आज के जमाने की जरूरत है। एक होलिस्टिक लाइफ, एक एनर्जेटिक लाइफ, एक जॉयफुल लाइफ, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, जो कहीं किसी बाजार में किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकती। तो ये छोटा सा इसका ये जो आपने कहा ये तो एकदम मतलब क्या कहूँ, गोल्डन वर्ड्स में लिख देना चाहिए। बिकॉज इवेंचुअली आज के युग में यही तो, इन्हीं चीज की जरूरत है। जितना ज्यादा लोग मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ते जा रहे हैं और वो लोग समवेयर डाउन द लाइन ये चीज क्रेव करते हैं कि ऐसा हो, बट उसके प्रति वो उस कदम को नहीं ले पाते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी ट्रू फैक्ट है कि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, ये हमें वापस नेचर की ओर खींच रहा है। जितना हम नेचर के करीब आएंगे उतना ही हम आनंदित रहेंगे, और कुछ नहीं है। सिंपल है। जटिलता और शुद्धता दो ही कंपोनेंट्स हैं। या तो अपने लाइफ को हमने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, या तो अपने लाइफ को हमने इम्प्योर बनाया हुआ है। इन दो के अलावा कोई तीसरा रीजन हो ही नहीं सकता। अगर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी दूर हो जाए, अंदर की हो चाहे बाहर की हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लिसिटी में आ जाएगी। और कौन नहीं चाहता सिंपल रहना जी। सिंपली इम्प्योर, अगर कोई भी इम्प्योरिटी है ऑफ एनी टाइप, वो लंबी चर्चा है। उसके अंदर जो तमाम, जैसे बायोलॉजिकल बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी के भी पॉइंट्स होते हैं, एंड एवरी पॉइंट को इसमें इस तरह क्लीन किया जाता है। तो वो क्लीनिंग होते होते धीरे धीरे सारी इम्प्योरिटी जब बाहर चली जाती है और उसकी जगह इम्प्योरिटी आ जाती है, प्योरिटी आ जाती है, तो प्योर और सिंपल, इस दो के अलावा बताइए और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है एक जॉयफुल लाइफ की। सही आप सब कुछ एक्वायर कीजिए, बहुत अच्छे से रहिए, सब लोग रहें, लेकिन ये दो जो कंपोनेंट है, ये हमारे जीवन को, दिशा को और दशा को बदल सकते हैं। राम प्रदीप जी, अगर समय का कंस्ट्रेंट नहीं होता तब तो मैं आपसे और बातें करता, हमारे खुद के विजडम के लिए और हमारे सबके यूजर्स के लिए, क्योंकि इवेंचुअली हमारी बातें आगे जाके सबके ही काम आएंगी। ये जो नॉलेज है ये आगे जाके लोगों को जब अच्छे से सही तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, तब जाके उनको समझ आएगा कि हाउ एसेंशियल इट इज टू इनकलकेट मेडिटेशन, ध्यान लगाना। तो अभी इसका एक एंड करते हैं विद अ क्विक रैपिड फायर। तो शुरू किया जाए। श्योर। One book you will suggest to everyone? Heartfulness Way. क्या बात है, ठीक है। One daily habit everyone should follow? Meditate daily. Meditate daily. Wow. One reason to follow heartfulness? For being calm and centered mind. Wow. मतलब बहुत ही अच्छा था।
आई मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आपसे बातचीत हुई आज, राम प्रदीप मिश्रा जी। मुझे लगता है थैंक लोगों यू। को, हमारे यूजर्स जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ के बारे में, कि कैसे अपने लाइफ में एक सेंटर्ड होके, कैसे अपने आप को फैलने नहीं देना है, बट बटोरना है और समझना है खुद को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें ये मौका दिया। और मैं अपने सभी दर्शकों से, श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि अगर आपको इसमें और कोई जानकारी चाहिए, आप heartfulness.org को क्लिक करें, साइट पर हमारे विजिट करें, कान्हा शांति वनम को विजिट करें, आप वहां जाएं। बहुत ही सुंदर जगह है। देश के तमाम बड़े बड़े लोग और छोटे छोटे लोग, बड़े छोटे की तो वहां कोई बात ही नहीं है। 7 डेज का वहां फ्री एकोमोडेशन है, कोई चार्ज नहीं देना है। एक हॉलिस्टिक लाइफ को जी के देख के आए आप सब। और इसी के साथ मैं आपका और आपके इंस्टीट्यूट का आभारी हूं, जिन्होंने हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में हमसे जो थोड़ी बहुत चर्चा और मेरी जानकारी थी, मैंने आपको शेयर किया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। नमस्ते।